हैं तो लगता जरूर है कि कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अलग तरीके से काम करती है, लेकिन ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और विक्रम के साथ अगर इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, कितने डेडली रिजल्ट हो सकते हैं और क्या है? देखिए, भारत को जरूरत थी एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल की। थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल का मतलब है कि आप फायर करें और उसके बाद में वो मिसाइल अपने आप लॉक ऑन हो जाए और टारगेट को लॉक करके उसके बाद टारगेट कहीं भी जाए वो मिसाइल उसको टारगेट को कहीं भी छोड़ेगी नहीं। तो ये खासियत जो है, ये जो विश्व में जो मिसाइल्स थी वो पहले हमने स्पाइक मिसाइल है इजराइल की, वो ट्राई की थी, लेकिन वो हमें महंगी पड़ रही है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा कि एक तो हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपनी चीज अपना हथियार डेवलप करते हैं तो लड़ाई के टाइम में हम उसकी पैदाइश उसको ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो दुश्मन को मालूम नहीं होगी। जो इजराइल की या अमेरिका की टेक्नोलॉजी है वो सबको मालूम होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड में हर जगह उसके डिटेल्स मौजूद होते हैं। इसी मुताबिक अमेरिका भी बहुत पीछे लगा हुआ था हमारे, वो बेचने चाह रहे थे। एक जेवलिन मिसाइल है उनकी, वो भी बड़े समय से लगे हुए थे। लेकिन भारत ने जो है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा जताया है, और नाग का जो परीक्षण था और नाग का जो प्रोजेक्ट था उसको आगे बढ़ने दिया, और अब वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ के आ रहा है। और नाग जो मिसाइल है, ये मैं बता दूं कि सबसे पहले थर्ड जनरेशन मिसाइल है। रेंज की इसमें कई काफ़ी वैरायटीज हमें मिल सकती हैं, जैसे जैसे प्रयोग होंगे उसी मुताबिक। हेलीकॉप्टर के लिए भी एक हेलीकॉप्टर वर्जन है, हेलिना ध्रुवास्त्र का वो उसको कहा जाता है। उसी मुताबिक अभी इस मिसाइल की खासियत ये है कि एक आदमी, इतनी हल्की है कि आदमी उठा के इसको फायर कर सकता है। तो ये मैन पोर्टेबल सिस्टम में भी इसको शामिल किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये अभी विक्रम VT-21, ये एक एडवांस किस्म की बख्तरबंद गाड़ी है। और ये क्यों ज़रूरत होती है हमें? क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी अगर ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे जैसे न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का खतरा हो, तो उस हालत में इसको फायर करने के लिए और आगे ले जाने के लिए ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जरूरी होती हैं। और ये VT-21 के ऊपर भी लादा जा सकता है और BMP-2 के ऊपर भी इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो उससे क्या है, और यही दोनों गाड़ियां जो हैं ये हमारे सैनिकों को पूरी सुरक्षा के साथ गंतव्य स्थान पर ले जा सकती हैं। तो ये इसका फायदा है। और जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका की ने बहुत कोशिश की, जेवलिन मिसाइल बहुत महंगी थी, और अमेरिका से अभी हमें पता है कि वहां से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो करते नहीं हैं। तो और उसमें स्पाइक में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली नहीं, इसलिए इंडिजिनस प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए ये सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हमारे देश की अपनी एक मिसाइल बने, और वो नाग की तौर पर हमें एक सफल मिसाइल नज़र आ रही है, और उसका सफल परीक्षण की हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता भी इस वक्त फॉर्मर डायरेक्टर DRDO इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, जब इस तरीके के वेपन्स को DRDO डिज़ाइन कर रहा होता है, और ख़ास तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे ATGM की हम बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी कहती है कि जनवरी 2025 में शायद जैसलमेर के आसपास इसका पहली बार टेस्ट ट्रायल किया गया था। इसको डिजाइन करने को लेकर क्या क्या चीजें दिमाग में रखी जाती हैं? कि क्या कोई खास टेरेन को लेकर डिजाइन किया जाता है, या फिर इसके डिजाइन के पीछे कोई और बात रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपके चैनल को आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से हमारे स्वदेश में बने हुए हथियारों को जिस तरह से आप जनता के सामने ले जाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए, भारत की जो टेरेन है, जो क्लाइमेट है, बहुत ही विकट है। दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियां कहीं नहीं होती हैं, और यही कारण है कि जो विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, कोई भी उस तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं जो कि आर्मी हमसे चाहती आई है। मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे नाग 1 की बात करें तो उसका 4 किलोमीटर का रेंज था, और उसको हर परिस्थिति में काम करना था, जिसमें कि जो भारत का थार डेजर्ट है, जहाँ का तापमान मई जून के महीने में 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाता है, और ये तो हवा का तापमान है। तपती जो रेत है, उस समय उसके आसपास की जो हवा है वो लगभग उबल रही होती है। तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सीकर
अधिकांश जो ATGM में लगे होते हैं वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वो टैंक को पूरी तरह ढंग से देख नहीं पाते हैं। जब खास तौर से जब हमें भरी दोपहरी में दोपहर से करीब 1 से 4 बजे के बीच में अगर टेस्ट करना हो, और हमला तो कभी भी हो सकता है, हम्म। तो ये समस्या आती थी। और हमारे पास भी एक समस्या थी कि इतना एडवांस सीकर ना तो कोई बनाता था और ना हमारे पास भी हो पा रहा था। 2 किलोमीटर तक का रेंज हम बहुत पहले अचीव कर चुके थे, लेकिन 4 किलोमीटर करने में काफी समय लगा। हाँ, एक चीज और होती है जिसका, जो कि इस जो नाग 2 में भी जिसका उपयोग किया गया है और जो नाग 4 में 1 में भी थी, वो ये कि फायर एंड फॉरगेट के साथ साथ इसका लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च में क्या होता है कि हमने जिस दिशा में टैंक है, हमने मिसाइल को छोड़ दिया। अब जब मिसाइल उसके नजदीक पहुंचता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में रह जाती है, तो उस समय उसका सीकर बहुत अच्छी तरह से टैंक्स को और उसके सतह को देख पा रहा होता है और वो बहुत सटीकता से वार कर सकता होता है। तो हम लॉक ऑन जब करते हैं, जब हम अपना और ये वायरलेस है, तो हम जो हमारा सैनिक उसको देख लेता है, उसके बाद अटैक करता है। तो हमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखना था कि एक तो हर परिस्थिति में, ठंडे देशों में या जो कम गर्मी वाले देश है वहां के तो आपको बहुत टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएंगे, लेकिन भारत की जैसी परिस्थितियां हैं उसमें इन तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले बहुत कम मिसाइल हैं। भारत ने, DRDO ने बहुत परिश्रम के साथ रवि सर, आर्मी बहुत पहले से 3rd जनरेशन ATGMs की डिमांड कर रही थी। क्या इस नाग मिसाइल को हम नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी से युक्त मान सकते हैं, जो नाग MK2 के रूप में है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी तो हमारे पास बहुत पहले से थी। ये तो हम लगभग आज से